नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। क्या आपको 72,000 करोड़ के घाटे में चलने वाले विभाग की जानकारी है? क्या आपको पता है कि इसी महकमे की खामियों के कारण आपके घर पर 69,000 का कर्ज चढ़ चुका है? और क्या आप जानते हैं कि ये बात राजस्थान के हर बिजली उपभोक्ता के लिए लागू होती है? जी हाँ, कर्ज में दबा राजस्थान का ऊर्जा महकमा कई सालों से सुधार की हालत में नहीं पहुंचा। माना जाता है कि बिजली विभाग का घाटा अगले मार्च तक 90,000 करोड़ को भी पार कर जाएगा। ऐसे हालात में अगर बिजली महकमे में सुधार के लिए किए जाने वाले काम मंद रफ्तार से चलते हैं तो क्या नया इंफ्रास्ट्रक्चर बचाने के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी उसका इस्तेमाल नहीं हो सका? और ऐसे हालात का क्या जब राजस्थान के डिस्कॉम में कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार चरम पर है? सरकारी आंकड़ों और सच के बीच घाटे की बिजली का क्या सच है? जानने के लिए देखते रहिए बिग फाइट लाइव। आज के इशू पर बात करेंगे। खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता पंकज जोशी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी जी हमारे साथ हैं, बिजली महकमे के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर एस.के. गुप्ता साहब इस चर्चा में हमारे साथ होंगे, साथ ही विश्लेषक मानचंद खंडेला जी हमारे साथ होंगे। राजस्थान में ऊर्जा महकमा बद इंतजामी की भेंट चढ़ चुका है। वक्त वक्त पर इसकी मिसाल भी हमारे सामने आती रही है। एक और जहां प्रदेश के कई गांव और बस्तियां आज भी अंधेरे में डूबे हैं, वहीं राजधानी में भी कई इलाके बिजली की किल्लत से जूझ रहे हैं। ऐसे हालात में अगर जयपुर में 50 करोड़ की लागत से बना GSS 4 साल से बंद पड़ा हो तो आप क्या कहेंगे? जाहिर है इसे बिजली महकमे की लापरवाही ही कहा जाएगा। झोटवाड़ा इलाके में 132 kV के GSS को तैयार करने में सरकार ने 50 करोड़ रुपए खर्च किए थे। वक्त पर इसे शुरू नहीं किए जाने के कारण धीरे धीरे विद्युत सबस्टेशन की मशीनरी भी कबाड़ में तब्दील हो रही है, जबकि इसी इलाके में मौजूदा प्रसारण तंत्र की दूरी के कारण छीजत से हर साल महकमे को 3 करोड़ रुपए का चूना लग रहा है। 2011 में बनकर तैयार हुए सबस्टेशन को लेकर महज 2.5 किलोमीटर का विवाद है। इसे VKI वैशाली नगर के बीच लाइन से जोड़ना है, जिसके खिलाफ व्यापारी विरोध कर रहे हैं। और इस विरोध के आगे हर साल राजस्थान में बिजली महकमे को 3 करोड़ रुपए का घाटा लग रहा है। जाहिर है कि ताजा हालात में राजस्थान के हर बिजली उपभोक्ता पर 69,000 रुपए का कर्ज है। देश के बिजली के कारण कर्ज में दबे राज्यों में ऐसे ही हालात में राजस्थान को अव्वल नंबर पर शुमार किया है, क्योंकि घाटे पर राष्ट्रीय औसत ही 26,000 रुपए है। आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान डिस्कॉम में साल 2008-2009 में घाटा 21,000 करोड़ रुपए था, जो 2013-2014 में बढ़कर 72,000 करोड़ तक पहुंच गया है। और अब ये घाटा 90,000 करोड़ रुपए पार करने की आशंका है। इस घाटे के पीछे भी मूल कारण छीजत ही है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि राजस्थान में 24% बिजली छीजत में जाती है, जबकि एनर्जी ऑडिट के मुताबिक छीजत 28 से 30% तक ही है। हर साल छीजत को कम करने का लक्ष्य रखा जाता है, लेकिन सच क्या है हमारे सामने है। ऐसे में बिग फाइट लाइव में आज सवाल लेकर आपके बीच हाजिर हैं। क्या राजस्थान में ऊर्जा विभाग की लापरवाही के चलते ही घाटा बढ़ता जा रहा है? आप अपनी राय दे सकते हैं firstindianews.com पर, हमारी वेबसाइट के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर #BigFightLive टाइप करके भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले जो ताज़ा तस्वीर है उसको लेकर बात करेंगे। झोटवाड़ा का एक GSS 50 करोड़ की लागत से तैयार होता है और 3 करोड़ सालाना का घाटा उसके कारण होता है। महकमे में घाटा बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस पर लेकर कोई काम नहीं होता। पंकज जोशी जी, कहा जाता है कि सरकार, प्रबंधन और मैनेजमेंट तीनों की लापरवाही यहाँ साफ तौर पर सामने आती है। क्या सरकार की नज़र ऐसे किसी मामले पर पड़ी? देखिए, बिल्कुल
जो है सरकार की नज़र पड़ी। और सरकार पिछली बार जब आपने देखा तो जब 2003 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार जब आई तब हमें करीबन 3,500 करोड़ का जो है घाटा लगभग जो है उस टाइम पे मिला था। और जब 2008 के अंदर सरकार गई तो करीबन 9,000 या 10,000 करोड़ का घाटा बेसिकली उसमें था। और उसका कारण ये था बेसिकली जो घाटा हुआ उसके कारण जो है बेसिकली सब्सिडाइज चीज़ें और ये ना उसके बाद जो उसको कंट्रोल करने का जो था उसमें फीडर रिनोवेशन के कार्यक्रम हुए, उनकी छीजत कम होने के काम हुए, जहाँ भी चीज़ें थी क्या हुआ ऐसा सच में बिल्कुल हुआ। उस टाइम पे आप देखिए कार्यक्रम पूरे हुए और कहीं भी ऐसी चीज नहीं थी कि जिसके अंदर आपको लगा इसी कारण से जो घाटा था, क्योंकि बिजली लगातार उस टाइम पे मिल रही थी, उत्पादन के स्टेशन भी लगातार जो है प्रोडक्शन की जो चीजें थी जो बाद में बनकर के तैयार हुई, उस टाइम पे यूनिट्स शुरू की गई, उनके प्रोडक्शन बाद में आए, शुरू बाद में हुई, लेकिन कहीं ना कहीं जो है प्रदेश जो है उस बिजली के अंदर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की तरफ आगे बढ़ा। तो लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि ये जो चीजें रही, लेकिन उसकी बाद में जो है कहीं ना कहीं जो वोटों की राजनीति कह लीजिए या आपने जो सरकार ने हमने पिछली बार भी कहा कि उस कारण से 2008 से लेकर के 2014 तक घाटा जो है 70,000 करोड़ पहुंच गया। इन तमाम बातों के बीच में सरकार का मैनेजमेंट कहीं नजर नहीं आता। मैं यही कर रहा हूं आपको, देखिए मैं यही कर रहा हूं आपको, दोनों चीजें थी। देखिए जो घाटा बढ़ने का रीजन ये है कि जितनी रेवेन्यू जो है डिपार्टमेंट के पास आ रही है उतना तो करीबन उस जो आपके पास कर्ज है, जो आप लगातार उस घाटे के लिए कर्ज लिए जा रहे हैं, उसके ब्याज में दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो डेवलपमेंट है, आपने जो पिछली प्रबंधन थी, कहीं ना कहीं वित्तीय प्रबंधन में जो है गड़बड़ियां हुई, उन गड़बड़ी कारण जो है लगातार जो है आज आप जो है घाटे में पंकज जोशी जी, दरअसल इस बिजली महकमे का दुर्भाग्य यही है कि जो असल वजह है उस पर गौर नहीं किया जाता और यही कारण है कि सवाल खड़े होते हैं। सुरेश चौधरी जी, सवाल कांग्रेस पर भी उतने ही हैं जितने बीजेपी पर है, क्योंकि मिसमैनेजमेंट दोनों तरफ से हुआ है, दोनों सरकारों के राज में हुआ है। बिजली महकमे को लेकर दोनों सरकारों ने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, खासतौर पर घाटे को दूर करने के लिए। नहीं, ये बात ठीक कर रहे हैं आप, लेकिन मैं पंकज जी की बात से सहमत नहीं हूँ। 3.5 का इनका 9 करोड़ का घाटा नहीं था। घाटा है, घाटा सरकारी डाटा है, हमारा डाटा थोड़ी है, पार्टी डाटा नहीं भाई। 2008-9 में 21,404 करोड़ का घाटा था। नहीं गुप्ता साहब बता देंगे, गुप्ता साहब लाए होंगे डाटा बता देंगे, गुप्ता साहब से बात कर लेंगे। चलो 17 करोड़ के करीब घाटा था। 2003 से लेके 2008 के बीच में जो बात फीडर रिन्यूएशन की कर रहे हैं वो किस रूप में हुआ, क्या हुआ, वो फीडर आज तक भी कुछ फीडर ऐसे पड़े जो आज तक गलत डल गए थे, आज तक चालू नहीं हुए। बहुत मैं जयपुर में आपको ऐसे ट्रांसफार्मर और ऐसे सिस्टम दिखा दूंगा जो आज तक केबलें पड़ी चालू नहीं। आपने तो उसको लागू नहीं रखा अभी तक, खराब हुआ ये अलग चीज। चौधरी साहब देखिए मैं कह रहा हूं आपको, आप बात सुने, चलिए पंकज सुन लेते हैं, फिर बोलेंगे। मैं जो चीज बोल रहा हूं मैं वो जो है हकीकत है वो बोल रहा हूं। कांग्रेस की कहीं कमी रही है तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कांग्रेस की कमी नहीं रही, ये डिपार्टमेंट की कमी है जो भी रही। ये आप मानते हैं कि जो फीडर रिनोवेशन का काम था उसको कांग्रेस ने आगे नहीं बढ़ाया? कांग्रेस ने आगे बढ़ाया, लेकिन वो इनके टाइम पे, मैं कह रहा हूं आज भी अश्विनी जी, इनके टाइम पे खरीदे हुए ट्रांसफार्मर, इनके टाइम पे खरीदी केबल, इनके टाइम पे खरीदे हुए पोल आज तक पड़े, इतना सामान खरीद लिया। ये घाटा जब तक होता रहेगा, जब तक इनको फीडर का सिस्टम में ठीक नहीं करेंगे, छीजत ठीक नहीं करेंगे, छीजत पर डिपार्टमेंट कंट्रोल नहीं करेंगे, डिपार्टमेंट में किसी अधिकारी की लायबिलिटी नहीं डाली जाएगी। आज भी इस डिपार्टमेंट में केबल डलती है, उस केबल का और हेड वायर जो निकलता है वो वायर कहाँ जा रहा है कोई पता नहीं है जी। वो गवर्नमेंट किसकी है क्या है, सवाल है कि उसका माल मटेरियल जा कहाँ रहा है। वो माल जितना 3 किलोमीटर केबल डलती है तो 9 किलोमीटर वायर उतरता है, वो 9 किलोमीटर वायर जा कहाँ रहा है, उसके पोल उतरे तो जा कहाँ रहा है, उसके लोहे की एंगलें उतरी तो जा कहाँ रही है। ये सारी चीज़ें इस डिपार्टमेंट में देखने की जरूरत है और तब तक घाटा कंट्रोल नहीं होगा जब तक डिपार्टमेंट। चलिए मैं पंकज जी आऊँगा आपके पास, उससे पहले गुप्ता साहब आपका रुख करेंगे, आंकड़ों की हकीकत को भी समझना चाहेंगे और मूल कारण क्या है और क्या इस पर काम हुए तो कब हुए। जैसा हम पंकज जोशी जी और चौधरी जी ने बताया कि काम तो दोनों सरकारों में ही हुए हैं जी, परंतु घाटे की जो बढ़ोतरी हुई है वो इसका कारण एक तो छीजत में ज़्यादा होना है। छीजत को कंट्रोल करने के लिए विभाग निरंतर प्रयास रहता है और करीब हर साल करीब 1-1.5 लाख बिजली चोरी के केसेस पकड़ने में आते हैं और उसमें FIR भी दर्ज की जाती है और भी सारी प्रगति विभाग द्वारा की जाती है, परंतु उसका जो इम्पैक्ट आता है घाटे पर वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, जो कि 69,000 करोड़ के हिसाब से वो चोरी की आंकड़ा जो है वो बहुत कम है जी। इसलिए वो घाटा बहुत बढ़ता हुआ चलता है, न कि जो अपने जो कार्य हैं प्रोग्राम के जो हैं प्रोग्राम के हिसाब से उसके घाटे का कोई
संबंध नहीं है, क्यों वो कोई से भी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ मटेरियल की तो आवश्यकता रहेगी ही रहेगी। इसलिए ये जो है कि मटेरियल पड़ा है, क्या सरकार की ओर से जो नियुक्त होता है मंत्री, उससे या फिर मंत्री के जरिए जो कम्युनिकेशन होता है कंपनियों से, उसके बीच में कम्युनिकेशन लेवल उस स्तर तक पहुंच चुका है कि जहां छीजत को रोका जाए, उसके लिए प्रभावी काम किया जाए? क्योंकि हमने देखा बीते साल की अगर बात की जाए 14.5% के आसपास छीजत रोकने का लक्ष्य रखा गया, लगभग आधा बिजली की छीजत रोकने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो पा रहा। जी हाँ, तो ऐसे हालात में क्या काम हुआ, जानना यही चाहते हैं हम। नहीं, जैसे पिछले 14-15 के साल में बिजली चोरी रोकने के लिए, छीजत रोकने के लिए 1,67,000 कनेक्शनों को चेक किया गया। उसमें करीब 6,000 अपने FIR दर्ज की गई। विद्युत चोरी के मामले 75,000 पकड़े गए। उसमें कंपाउंडिंग वगैरह सारी ये एक पहलू है, फीडर इनोवेशन है, क्योंकि फीडर सुधार का मैं जहां तक समझ पाया हूं अभी तक, वो भी एक बड़ा कारण है कि जो जिस तरह से पूरा ट्रांसपोर्टेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वहां भी छीजत का जो बड़ा पहलू है उस पर गौर नहीं किया गया अभी तक। जी नहीं, वो तो ट्रांसमिशन लॉसेस तो हमारे 2% और 4% की रेंज में रहते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन जो 11 kV सिस्टम और हमारा LT सिस्टम है, वहाँ पर जो मीटर की खराबी और इस कारण जो छीजत होती है उसके रोकने में हमें दिक्कत आती है। जी, ट्रांसमिशन में हमारे छीजत की कोई कमी, छीजत मतलब कम ही रहती है। जो लिमिट है हमारा, जो वो जो टारगेट है 2% का है ट्रांसमिशन का, वो 2% ही रखते हैं। चलिए, मैं स्टेशन स्वीकृत किए जो जाते हैं। जोटोड़ा वाली बात है वो रह गई थी, मैं उस पर लौटूंगा, लेकिन उससे पहले मानचंद खंडेला साहब आपसे भी जानना चाहूंगा राय। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुद्दे की बात ये है कि छीजत जो है वो नहीं है उतनी, वो चोरी है। और चोरी इसलिए है क्योंकि आपकी मेहरबानी है चोरों पर, और आप भी चोरों में शामिल है, इसलिए आप जो रोक नहीं पा रहे। और जो आंकड़े दे रहे हैं वो मैं समझ रहा हूँ किसी 2 यूनिट वाले को, 5 यूनिट वाले को, 50 यूनिट वाले को आपने पकड़ लिया, लेकिन 5,000 यूनिट वाले के कितने आंकड़े हैं उसको आप जरा देखें। आप रात को चोरी होती फैक्ट्रियों में, आप नहीं पकड़ते हैं क्योंकि आप चोरी में शामिल हैं। एक बात। दूसरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी की सरकार गोवा में और बीजेपी सरकार यहां पे, गोवा में 11.5% है चोरी सहित छीजत, और यहां पे जो 28% क्यों है? और देखिए, माफ करें, 28% तो वो भी है। अभी एक गुप्ता साहब शायद ज्यादा जानते होंगे, अभी सेंट्रल रेगुलेटरी कमीशन के यहाँ पे एक रिट लगाई गई थी, और मैं उसका नाम लेना चाहूंगा, वो भी जो है चीफ इंजीनियर थे, और उन्होंने लगाई, उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल फर्जीवाड़ा है, यहाँ पे ऑडिटेड अकाउंट नहीं है। और वो ये कह रहे हैं कि जब तक आप सारे ऑडिटेड अकाउंट पेश नहीं कर देंगे आप रेट नहीं बढ़ाएंगे जी, और उसके बाद में गाड़ी निकाली जाएगी। एक दो बातें और कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। सवाल यह है, अभी आज के अखबार में यह है कि हम कैंप लगाकर बिजली के कनेक्शन देंगे। किनको देंगे आप बिजली कनेक्शन? जिनसे लोएस्ट रेट ऑफ चार्जेज जो आप लेंगे वही तो आएंगे कैंप में। और जब ये है, और एक जो सबसे बेहतरीन बात है गुप्ता साहब, वो शायद आप हिडन बात वो है कि आप जानबूझकर ऐसे समय पर कमी बताते हैं जब आपकी मजबूरी होती है, और 15 से लेकर 18 रुपए पर यूनिट तक आप खरीदते हैं, और उनकी सिंडिकेट बनी होती है, उनका जो है ना मैनेजमेंट अगर होता है, और उसके बाद में आपका कमीशन होता है उसमें, और उस कमीशन के आधार पर अधिक बिजली अधिक मूल्य पर आप खरीदते हैं और कम मूल्य पर आप। मानचंद खंडेला साहब, इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को भी आप जोड़ना चाहेंगे साथ में? देखिए, मैं कह रहा हूं, चोर हैं, चोरी को प्रोत्साहन देने वाले हैं, और सर्वोच्च स्तर के ऊपर जो भी हैं वो भी चोर है जी, क्योंकि मुझे इसमें मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक सब एक कतार में शामिल है। ये एक बड़ा सवाल है। अजमेर से राजेंद्र चौड़िया हमारे साथ अपनी राय के साथ जुड़े हैं। बताइए राजेंद्र जी। मैं अजमेर से राजेंद्र चौड़िया बोल रहा हूँ सर जी। नमस्कार। नमस्कार, बताइए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार है, विद्युत मंत्री ऊर्जा से भरे हुए हैं। इस समय सरकार जो है व्यवस्थाएं सारी कर रही है जी, वसूली जोर चला रही है, सरकारी व्यवस्था में वसूली भी तेजी से हो रही है। इसके बावजूद सरकार ने एक काम किया है कि विद्युत के जो प्रीपेड मीटर्स हैं, जो भी किसी के लगेंगे उसके पहले वसूली होंगी, और इस तरह से सही व्यवस्था हो जाएगी, मुझे विश्वास है। चलिए, आपको भरोसा है। खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से, आप क्या कहना चाहेंगे? सर नमस्कार। नमस्कार। आप कोई भी किसी भी चीज के लिए 50 करोड़ खर्च करते हैं और उसको इस्तेमाल में नहीं लेते, तो ये आप बताओ गलती किसकी है? अधिकारियों की या हमारे सरकार की या नेताओं की, कांग्रेस की? बिल्कुल यही जानना चाह रहे हैं। जब अगले दौर में हम आएंगे, फिलहाल ब्रेक का कॉल है, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे खालिद साहब तो इसी पर बात होगी कि दरअसल जिस GSS का जिक्र हमने कहा, जो केस स्टडी अगर इस पूरे मसले पर लेकर आए,
वैसे हालात पूरे राजस्थान में कई जगह हुए, तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है और क्यों नहीं काम किया जाता, क्यों नहीं सरकार इस पर बात की जाती। सवाल 50 करोड़ का या फिर 3 करोड़ के घाटे का नहीं, सवाल है पूरे राजस्थान के बिजली महकमे का, जो 90,000 करोड़ की घाटे की दहलीज पर है। ब्रेक के उस पार भी बात होगी घाटे की बिजली पर। आप देखते रहिए बिग फाइट लाइव। इनके पास पूर्णतः अपने औजार नहीं है, औजार है तो JNAN को और इनको इसका पूरा मालूमात नहीं है कि जो तार जिधर जाने चाहिए वहाँ से उल्टी वो पूरी केबल अंदर ज़मीन के अंदर ही जला देते हैं और दोष मढ़ देते हैं ठेकेदारों के ऊपर। इसका जिम्मेदार ऊर्जा विभाग ही है और राजस्थान सरकार के जो ऊर्जा मंत्री हैं उनका ऐसा कोई अपने अधिकारियों को कोई ऐसा निर्देश नहीं दिया गया है कि आप ऐसा काम कीजिए। जहाँ सड़कों पे रोड लाइटें चल रही है तो चालू ही है, लोगों को हाथों-हाथ कनेक्शन नहीं उपलब्ध कराया जा रहे हैं और जो विजिलेंस पार्टियाँ हैं जो जहाँ चोरियाँ चल रही है वहाँ चल ही रही है। पब्लिक का जो 45 करोड़ रुपए अटका हुआ पड़ा है, अगर उसमें सब स्टेशन होता तो आज झोटवाड़ा पब्लिक को रात दिन ये अंधेरे में नहीं रहना पड़ता, कई बार 3-3, 4-4 घंटे लाइटें चली जाती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ऐसा अगर होता है तो उसके अंदर जनप्रतिनिधि और व्यापार मंडलियों से सहमति लेकर काम करना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर आप 2-2.5 किलोमीटर का जो एरिया है उसके अंदर कम से कम अंडरग्राउंड लाइट के, आज 4 साल के अंदर अंडरग्राउंड लाइट उसको लाइनें डाल के इसको चालू करवा सकते थे। एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, यहाँ पे वो सुविधा करेंगे, वो करेंगे, और होल्डिंगों में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, और जहाँ जनता की सुविधा के लिए बात आ रही है वहाँ पे झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में रोज़ एक औसत 6 घंटे की लाइट कटौती होती है और डोमेस्टिक कटौती डेली 1 से 1.5 घंटा हो रही है। रात में लाइट ट्रिप हो जाती है, लोग 6-6 घंटे अंधेरे में रहते हैं, और वहाँ पे ये 50 करोड़ का एक प्रोजेक्ट आज 4 साल से बंद पड़ा है। तो ये जनता और के लिए घोर अन्याय है, और स्थानीय प्रशासन और स्थानीय नेता इसके लिए जवाबदार है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि 4 साल में जनता की काड़ी कमाई, मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई को इस हिसाब से बर्बाद किया गया है। 45 करोड़ रुपए लगने के बावजूद भी आज झोटवाड़ा की जनता बिजली के लिए त्राई कर रही है। ये लोग जयपुर के थे, जयपुर के आसपास रहते हैं, और इनकी शिकायत है कि घर पर बिजली, अगर कमर्शियल बात की जाए तो 6 घंटे, और घर पर भी रात को ट्रिप हो जाती है, उसके बावजूद दिन में 1.5 से 2 घंटा बिजली नहीं मिलती। राजस्थान के बाकी इलाकों के हालात आप खुद जानते हैं, मैं जानता हूं, और यहाँ बैठे सभी लोग जानते हैं, इसलिए जिक्र नहीं करेंगे। फिलहाल GSS झोटवाड़ा की बात करेंगे। बन गया, 2.5 साल बाद भी शुरू नहीं हो पाया। गुप्ता साहब, आपसे जानना चाहेंगे ऐसे मसलों पर दरअसल क्या करता है, जब भी कोई महकमे में ऐसी शिकायत आती है तो किस तरह से रिएक्ट किया जाता है, टॉप टू बॉटम? सबसे पहले तो ये देखा जाता है सब स्टेशन बनाने की स्वीकृति कब जारी हुई और कब तक बन के तैयार होना था, और जब तक बन के तैयार होना था लाइन साइड बाय साइड लाइन भी खींचनी चाहिए थी, लेकिन लाइन की में डिले हुआ, ये क्यों हुआ, ये देखने वाली बात है कि लाइन में खींचने के लिए डिले करने का रीजन क्या रहा। झोटवाड़ा सब स्टेशन का मामला आपके जहन में होगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल है। झोटवाड़ा सब स्टेशन में जहाँ तक लाइन का सवाल है, लाइन शहर के बीच में होकर आ रही होगी जी, जहाँ तक तो शहर के बीच में आ रही है तो उसको लाइन खींचने के लिए कोई परमिशन नहीं देगा, क्योंकि पब्लिक की सेफ्टी भी एक हमारा कर्तव्य है। पब्लिक सेफ्टी को चूंकि ध्यान में रखते हुए वो ओवरहेड लाइन खींचना संभव नहीं है, इसलिए व्यापारी पहली खामी तो DPR लेवल पर ही हुई कि उसको वहां पर बना दिया गया और कॉलोनी डेवलप बाद में हो गई। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन आसपास में कॉलोनी डेवलप हो गई तो वो अब खींचने नहीं देंगे, प्रैक्टिकल चीज। और अब ये इसका जो सब्सिक्वेंट जो रिजल्ट है कि उसको अंडरग्राउंड केबल 2.5 किलोमीटर डाल दी जाए, उससे काम चलाया जा सकता है। एक मेरे मन में ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि एक सब स्टेशन को तैयार होने में कितना वक्त लगता है? लगभग 2 साल, 2 साल मिनिमम 2 साल, मतलब 2.5 साल पहले बने। गहलोत राज में DPR हुई और गहलोत राज में बनकर सब स्टेशन तैयार हो गया। अब BJP राज आ गया है, लेकिन सब स्टेशन तासूरत देखा जाए तो वैसा का वैसा है, वहां कुछ काम नहीं हो पाया। सुरेश जी,
लापरवाही तो रही, बीते राज की बात की जाए, चाहे सरकार के स्तर पर रही हो चाहे अधिकारियों के स्तर पर रही हो, काम हुआ और काम ठीक से आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन क्या इस राज में उम्मीद की जा सकती थी? 1.5 बरस गुजर गया, अंडरग्राउंड लाइन बन सकती थी या फिर कोई और काम हो सकता था। अश्विनी जी, आप इसी बात से अंदाज लगा लें कि गुप्ता जी कह रहे हैं कॉलोनी बन गई, उस टाइम पे 33,000 की लाइन, 1,32,000 की लाइन किस रूट पे आएगी, कहाँ से आएगी, पूरा नक्शा बना होगा, पूरा रूट चार्ट बना होगा, सब सिस्टम बने होंगे, ज़मीन एक्वायर की होगी, विभाग के नाम में बनी होगी, सारी चीज़ें बनी होगी। उसके बाद में रुकावट आ गई तो 1.5 साल में 2.5 किलोमीटर केबल अपन नहीं डाल पाए और 50 करोड़ रुपए अपने पड़े हैं। तो कहीं न कहीं जिस अधिकारी से कमी हुई है, मैं ये नहीं मान रहा कि वो चीफ मिनिस्टर लेवल पे कमी है, वो जिस अधिकारी के लेवल पे कमी है उस अधिकारी की जिम्मेदारी क्यों नहीं बनती है? ये जिम्मेदारी जब सवाल इसीलिए कर रहे हैं, ये बहस भी इसीलिए कर रहे हैं कि ऐसा चलता आ रहा है, ऐसा रिवाज बन चुका है, रिवाज बन चुका है। 1.5 साल में विद्युत मंत्री ने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? वहां वो लाइन क्यों नहीं डली? तो इसका जवाब कौन देगा? वर्तमान साहब एक निवेदन करूं मैं, क्या केवल 5 साल में एक ही एग्जाम्पल ऐसा जहां पर स्टेशन, तो उस समय कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं कार्रवाई? आप अपने जवाब दो ना। मैं कह रहा हूं ना, कार्रवाई होनी चाहिए, अधिकारी की जिम्मेदारी डलनी चाहिए। आपने कितनों को दंडित किया? मंत्री लेवल पे जिम्मेदारी होनी चाहिए। अरे चाहिए। आप चौधरी जी, सुरेश चौधरी जी, खंडेला साहब ये जिक्र करना चाहते हैं कि कम से कम कांग्रेस इस बात को तो साफ गोई से स्वीकार करती है कि खामियां रही हैं। उनके यहाँ पर डीपीआर बना, उस दौरान डेवलप होती कॉलोनी को नजरअंदाज कर दिया गया। ऐसा तो है नहीं कि 1 साल में कॉलोनी डेवलप हो गई होगी। अगर कहीं कोई विकास हो रहा है, प्लॉट कट रहे हैं या फिर आबादी बन रही है, वो 2.5 किलोमीटर का एरिया, तो नजर तो सरकार की रही होगी, अधिकारियों की रही होगी। मैं अश्विनी जी आपकी बात से अगर सहमत हूं कि उस टाइम पे अगर कॉलोनी है, कॉलोनी के ऊपर से भी प्लानिंग हुई लाइन की जी, तो वो प्लानिंग किसने की? अधिकारी ने की ना। मैं वही अधिकारी ने डालने की प्लानिंग है ना। सवाल यह है कि अधिकारी लापरवाह क्यों हुआ? क्योंकि मंत्री ने ध्यान नहीं दिया। सवाल तो ये भी आता है ना, मंत्री ने ध्यान नहीं दिया इसलिए अधिकारी लापरवाह रहा। बिल्कुल, तो हुई लापरवाही और ये लापरवाही अब भी जारी है, सिलसिला जारी है। इसलिए पंकज जी आपसे सवाल करूं उससे पहले अजमेर से अशोक पंडित साहब जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अशोक जी। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर, बताएं। इसमें 3-4 कारण हैं जो चोरी और इस डिपार्टमेंट के घाटे के हैं जी। एक तो विद्युत और सामान की चोरी इनके स्टाफ के द्वारा की जाती है, करवाई जाती है। नंबर 2, मंदिरों में और धार्मिक पर्वों पे खरेआम डायरेक्ट लाइटें चलती हैं, कोई अधिकारी नहीं बोलता है और खुलेआम चोरियां चलती हैं। अभी आने वाले पर्व में धार्मिक और लाखों यूनिट बिजली चोरी में चली जाएगी। तीसरी बात, शादी ब्याहों में 500 रुपए से लेकर के 1,000 रुपए तक का ठेका इनका आदमी देता है कि जनरेटर भैया दिखाने के लिए रख देना और आप अपनी बिजली ऊपर से लो और चलाओ। चलिए शुक्रिया आपका बहुत बहुत, मैं इस पर बात करूंगा लेकिन अगले दौर में। फिलहाल झोटवाड़ा जीएसएस को लेकर बात है। पंकज जी, लापरवाही 1.5 बरस बीत गया, सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जनता परेशान है। आप दावा करते हैं कि हम सरप्लस बिजली को ले जाएंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमारे राज्य में 24 घंटा बिजली आ रही है। लोगों को सुना, आप चाहेंगे तो दोबारा सुना देंगे। जयपुर जैसे शहर के हालात हैं, राजधानी के हालात हैं, यहाँ दिए तले अंधेरा। देखिए अश्विनी जी, 2 चीज़ बड़ी आपने जो चीज़ कही कि कोई चीज़ यदि आपने बना दी और बनाने के बाद रास्ता नहीं दिया तो बेसिकली वो चीज़ देखिए आपको डैमेज करेगी, उसके रास्ते नहीं बनते क्योंकि रास्ते बनाने में टाइम लगता है। जब जीएसएस आपने वहाँ तक ले आए, उसकी पावर को वहाँ तक ले आए, डिस्ट्रीब्यूशन आपने नहीं दिया, अब डिस्ट्रीब्यूशन का रास्ता सरकारों के हाथ में तो है नहीं कि सरकार जो है किसी आदमी को जिसने मकान बनाया उसको उजाड़ दे या सड़क खोद दे। लेकिन क्या पंकज जी सरकार रास्ता निकालेगी नहीं? कहीं कोई पेच आ गया तो कौन करेगा उसका हल? देखिए ये जो चीजें हैं, देखिए अब जब आपने बिल्कुल चीज को इस चीज पे ला दिया कि आपने बिल्कुल मरणासन स्थिति में ला दिया, आईसीयू में ला दिया, तो उसके लिए फिर आपको बहुत बड़ा टाइम चाहिए, बहुत बड़ी उसको रिकवरी में टाइम चाहिए। बनने के लिए 2 साल का वक्त चाहिए और सुधार के लिए 2.5 साल से भी लंबा अरसा चाहिए। जाएगा कहां से? देखिए जाने का रास्ता ही नहीं तो क्या करेंगे आप? अंडरग्राउंड लाइन हो सकती थी, ये एक रास्ता निकला है। अंडरग्राउंड देखिए मैं बताता हूं अंडरग्राउंड क्यों रीजन नहीं है कि अंडरग्राउंड का रीजन गुप्ता साहब भी जानते होंगे कि अंडरग्राउंड देने के लिए जो रास्ते उन रोडों पर है बेसिकली उसके लिए सेपरेट रास्ता होता तो दे देते। वो आज अंडरग्राउंड देने के लिए 33,000 केवी को अंडरग्राउंड देने के लिए कोई 6 फुट का 7 मैं कह रहा हूं आपको, नहीं तो मैं यही कह रहा हूं देखिए कहां से मैं इतनी बार देंगे क्या? नहीं आप मंदिरों को 500 करोड़ का खर्चा देंगे क्या? पानी वाली को मेट्रो वाली ला सकते हैं क्या? सारे को
नहीं बंद कर देंगे रास्ता। लेकिन मैं यही कह रहा हूं, यहाँ खंडेला साहब मैं यही कह रहा हूं, खंडेला साहब मैं यही कह रहा हूं, खंडेला साहब पे जो ना खंडेला साहब मैं वही कह रहा हूं, खंडेला साहब रास्ता बंद है ना, रास्ता बंद होने दिया। सुरेश जी पंकज जी सुरेश जी को सुनते हैं, चलिए जी सुरेश जी। पंकज जी आप बात पूरी करिएगा, मेरे ख्याल से सवाल एक और आएगा आपके लिए। बंद कर दे क्या रास्ता है? केबल डालनी थी, केबल डालनी चाहिए, आपको जो भी हुआ। ये सवाल एक और है, जो चीज आज ओवरहेड कॉलोनी बन गई, नहीं आपकी बात से मैं सहमत हूं कि नहीं उजाड़ सकते, लेकिन कब केबल डालने में भी जब पावर हाउस बनने में 2 साल लगते हैं, 2.5 किलोमीटर केबल डालने में 1.5 साल लगती है जी खंडेला साहब एक बार रुकिएगा, मैं आऊंगा आपके पास, मौका दूंगा आपको। जी जी बताइए। जवाब दे दूं, 50 करोड़ का जीएसएस बना और यदि केबल डालने के लिए 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे तो बेसिकली क्या डिसीजन सरकार की जनता का लिया जाना चाहिए कि 50 करोड़ को छोड़ दिया जाए या 400 करोड़ रुपए की जो है डाल दिया जाए? नहीं आप खोलेंगे कितना? गुप्ता साहब क्या 400 करोड़ खर्च होंगे केबल डालने में? गुप्ता साहब एस के गुप्ता साहब क्या 400 करोड़ खर्च होंगे केबल डालने में? केबल डालने में मैं कह रहा हूं आपको। पंकज जी सुरेश जी मैं रोकना चाहूंगा दोनों को। पंकज जी सुरेश जी बिल्कुल, गुप्ता जी 400 करोड़ खर्च होंगे? नहीं तो आप करते ना, आपने किया क्यों नहीं? जी 100 करोड़ खर्चा आएगा और कितने लोगों को फायदा होगा? फायदा तो झोटवाड़ा सब स्टेशन से जितने भी सप्लाई फीड की जा रही है उन सबों को फायदा, कम से कम सालाना 3.5 करोड़ का घाटा तो वैसे चीजें रोकने के लिहाज से, और उसके सिवा जो 50 करोड़ खर्च कर दिए गए उसके लिए 100 करोड़ रुपए सरकार अगर रोकना चाहती है तो घाटा बढ़ता जाएगा। अंडरग्राउंड 132 केवी अंडरग्राउंड केबल डालने के लिए राइट ऑफ वे का सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। ये इस तरह से नहीं हो सकता। गुप्ता साहब क्या इतनी लंबी प्रक्रिया होनी चाहिए कि 1.5 बरस बीत जाए और उस पर ध्यान नहीं दिया? लाइन का रूट जो है वो बिल्कुल सेफ होना चाहिए, अन्यथा जो दिक्कत आती है अंडरग्राउंड केबल में, जैसे अपनी बस वगैरह चलती हैं उसमें मेरा एक सवाल है, मेरा गुप्ता साहब मेरा एक सवाल है, इंद्र ओझा जी बीकानेर से जुड़े हैं, उनसे बात करते हुए मैं आपके पास आऊंगा। ओझा साहब स्वागत है आपका, बताइए। नमस्कार अश्विनी जी। नमस्कार सर, सभी मेहमानों को नमस्कार मेरा जी। पारिक साहब, जो विद्युत विभाग में जो घाटे की जो डिबेट आप चल रही है, हाँ जी, सबसे पहले मुख्य कारण तो साहब इसके अंदर आज बरसों से संविधान हिंसा तो रही है, चाहे कांग्रेस की सरकार है चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। विद्युत चोरी जो चल रही है, सबसे बड़ा इसका कारण मुख्य कारण ये है। और दूसरा इस विभाग के अंदर मैं भी देखता हूँ अधिकारियों के पास जहाँ रहता है मेरा, इतना सामान करोड़ों का सामान होता है, कभी भौतिक सत्यापन उसका नहीं होता, कितना सामान पड़ा है, कितना कहाँ पड़ा है, और करोड़ों रुपये का नकारा सामान जो पड़ा है, जो कोई काम का नहीं विभाग का, उसको कभी इसको बेच के ऑक्शन करके अगर पैसा जुटाया जाए साहब तो करोड़ों रुपए विद्युत विभाग को आ सकता है। लेकिन इतना सामान पड़ा है, किसी अधिकारी को कोई दर्द नहीं है, किसी बिल्कुल ओझा साहब हम यही जिक्र कर रहे हैं और इसी लापरवाही की बात कर रहे हैं। गुप्ता साहब मुझे तो आप इतना बता दीजिए कि क्या कोई सिस्टम नहीं है? अगर मान लीजिए ठीक है खामियां हो गई, डीपीआर में खामियां हो गई, एक स्टेशन ऐसी जगह बन गया जहां लाने के लिए लाइन नहीं का रास्ता नहीं है, तो ऐसे हालात में क्या काम रोक दिया जाए? क्या वो 50 करोड़ रुपए धूल फाँकने के लिए छोड़ दिए जाए और क्या उस इलाके के लोगों को रोशनी के अधिकार से बेदखल कर दिया जाए? जी नहीं, ये जैसे अभी हमारे पंकज जी ने बताया कि साहब अगर उसका एक्सपेंडिचर वर्कआउट करना पड़ता है कि अगर जो 100 करोड़ या 150 करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है केबल डालने में, तो दूसरा रास्ता से दूसरी कोई रास्ता सुझाया जाता है और उस पे का सर्वे करके उसको पुनः किस रास्ते से दिखाया जा सकता है उसका बाया मीडिया। उसके लिए कितना वक्त लगता है? वक्त तो इसमें 2-2.5 साल का वक्त तो थोड़ा ज्यादा लग गया। 2.5 साल भी बीत गए, 2.5 साल बीत गए स्टेशन। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। नहीं मुझे याद है, सुरेश जी वाली बात तो गौर करने वाली है। नहीं 1 साल तो आपका 1.5 साल सरकार हुई है, 1 साल तो आपकी सरकार में था सर। फर्क बिल्कुल 1 सरकार 8 साल में था। मैं बताता हूँ, नहीं मैं बताता हूँ। देखिए खंडेला साहब आप फाइनेंस के आदमी है। नहीं मैंने आपको उदाहरण दिया, मैं उदाहरण दिया, मैं उदाहरण बता रहा हूँ। मैं उदाहरण दूं आपको, देखिए मैं बताता हूँ आपको, गुप्ता जी बैठे टेक्निकल आदमी, आज एक बहुत बड़ी चीज है, मुझे एक स्टोर का हिसाब बता दें कि मेरे पास इस स्टोर में इतना केबल है, इस स्टोर में इतने पोल है, इस स्टोर में इतना सामान है, एक स्टोर का सामान है। मैं आ जाऊंगा उस पर भी आऊंगा पंकज जी, पहले 400 करोड़ वाली बात। गुप्ता सर आता हूं मैं बताता हूं। सुनिए देखिए क्या होता है, बेसिकली 2 चीज बड़ी साफ सी जो अभी चौधरी जी कह रहे हैं। एक होता है बेसिकली मैटेरियलिटी, एक होता है नॉन मैटेरियलिटी। आदमी बेसिकली मैटेरियलिटी पे ध्यान देता है कि जो चीज की मैटेरियलिटी है, सबसे बड़ी जो मैटेरियलिटी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर है वो है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को परचेज करना सही रेटों पर और उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से करना और उसका रिकवरी करना। देखिए दूसरी अगर आप आएंगे तो सवाल और खड़े हो जाएंगे, नहीं खड़े होंगे, मैं बताता हूं, देखिए नहीं
खड़े होंगे, मैं आपको बेनकाब बताता हूं। होते जाएंगे नहीं लोग। बेनकाब जी। नहीं होंगे। मैं आपको बता रहा हूं आपको कि अभी गुप्ता साहब भी मानेंगे कि आज की डेट का जो आपने कहा कि बिजली का है, आज की डेट के अंदर बिजली के अंदर जो, क्योंकि बिजली ऐसी चीज नहीं है जिसको आप रिजर्व रख सकते हैं, कोई गेहूं नहीं है कि आपने एफसीआई गोडाउन में गिरवी रख दिया। मैं बता रहा हूं सर, मैं बता रहा हूं ना सर, मेरे आने तो दीजिए मुझे, सुन लीजिए, आने दीजिए मुझे, आने दीजिए। आज की डेट के अंदर आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो बात आप कर रहे हैं, गुप्ता साहब इसके वो होंगे कि आज जो है हमें दिन के अंदर तकरीबन जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है, जो यूनिट्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है, उससे सस्ती जो बिजली है वो ग्रिड सप्लाई करने को तैयार है। 2 रुपए कुछ पैसे में शायद आज की डेट की बिजली की रेट है दोपहर की। लेकिन इसके लिए कहीं भी जो है सरकारों ने, जो पिछली सरकारें थी, उन्होंने कभी व्यवस्था नहीं करी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार व्यवस्था करने जा रही है कि हम जो है अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ तय करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि जहां अवेलेबिलिटी हो, जहां बड़ा बायर है, जो बड़े बायर है, इंडस्ट्रीज लगी हैं, बड़ी बायर है, वो जिस टाइम अवेलेबिलिटी हो, क्योंकि वो खराब होगी, वो देश का नुकसान है, वो खराब होगी, इसलिए हम उनको ये कहें कि आप इस टाइम पे यूज करिए, हम आपको रेट में भी सस्ती देंगे। बहुत बड़ी चीज है ये, अब यही निकल गया। यानी ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, कॉम्पिटिशन का जमाना है, 2.5 रुपए में देना, आप खरीद लो ने। क्या करेंगे? बात सुनिए। मतलब मैं ये कहना चाहता, इसका मतलब आपकी आक्रमणता है। नहीं, आक्रमणता नहीं है, फिर वही कर रहे हैं। नहीं, फिर क्या करेंगे? आप पावर प्लांट बंद करेंगे? नहीं, आप पावर प्लांट बंद करेंगे क्या? नहीं, मैं कह रहा हूं खंडेलवाल साहब, आपने पावर प्लांट बंद करेंगे क्या? हाँ, और आपने कहा बोलने दिए, मैं बोल रहा हूँ। और मैं एक बात कह रहा हूँ, आप जो ना इतनी ऐसा वर्ड कर रहे हैं, आक्रमणता है। अरे आक्रमणता क्या ज्यादा है? नहीं, क्या आक्रमणता बताइए। मैं ये बता रहा हूँ, बताइए मुझे। दूसरे वाले 2.5 रुपए में बना रहे हैं, आप 6.5 रुपए बनाकर भी क्या करेंगे? बंद करेंगे प्लांट को? अरे नहीं, प्लांट बंद करेंगे क्या? 2.5 रुपए तक लेके आइए, आप 2.5 रुपए तक लेके आइए सर। अवेलेबिलिटी जी मानसिंह जी, अपनी बात पूरी करिए। सुरेश जी, मैं आऊंगा आपके पास। जी, वो रेट जो है अवेलेबिलिटी के हिसाब से है, वो जी, रेट नहीं है। सुरेश जी, वो फिक्स रेट नहीं है। अभी आपने ये कैलकुलेट ये किया, देखिए आपने भी किया कि 3 करोड़ रुपए का घाटा। मैं कह रहा हूं सर, ये घाटा है 12.5 करोड़ रुपए का। कैसे? आपने केवल 3 करोड़ रुपए की बारी नहीं, 50 करोड़ का ब्याज भी लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। उसके ऊपर आपका 10% कम से 5 करोड़ रुपए का ब्याज हो गया, और 10% डेफिसिट लगाओगे ना, 10% की डेफिसिट हो गई, तो ये घाटा जा रहा है 15 का। और यही तो ढकने का प्रयास कर रहे हैं, जो आक्रमण लोग हैं उनका आप ढक रहे हैं। चलिए सुरेश जी, आपकी राय दें। मैं ब्रेक का कॉल आ रहा है, फिर उसके आगे हम चर्चा को बढ़ाएंगे। सुरेश जी, देखो पंकज जी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पंकज जी की गलती है, पंकज जी टेक्निकल नहीं है, पंकज जी सरकार है, तो पंकज जी को जवाब देना पड़ेगा। जिसकी चाहे सरकार मेरी है तो मुझे जवाब देना पड़ेगा जी। जिस आदमी की जिम्मेदारी है, जिस आदमी ने ये यहाँ इसको प्लान किया, इस यहाँ ये सब स्टेशन जो भी बनाया, ग्रेड ये बना, तो वहाँ उस बनने के बाद में तैयार हो गया, तो 1.5 साल में उसने क्या किया? बनने के बाद में क्या रिपोर्ट भेजी कि इसकी लाइन कहाँ से डले, क्या रिपोर्ट भेजी कि इसका सब्स्टिट्यूशन क्या निकल सकता है, बिल्कुल क्या मुआवजे पे पैसा खर्च हो रहा है। गुप्ता जी से जवाब लेंगे इसका। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापसी होगी और चर्चा को जारी रखा जाएगा। चीजेत का सवाल है, बिजली खरीद का सवाल है, और इसी को लेकर सवाल खड़े होते हैं सरकारों पर। क्या ये भी वजह है बढ़ते बिजली घाटे की? ब्रेक के उस पर प्रचार कर रहे होते हैं तो वो बड़े बड़े उद्योग वालों से कह देते हैं या सबसे कहते हैं कि हम बिजलियों को बिल माफ कर देंगे, और जब वो चुनाव जीत कर आते हैं तो वो ऐसा ही करते हैं, बिजलियों का आधा बिल माफ कर देते हैं, जिससे कि ये जो लोड है वो जनता पर पड़ता है और राजस्व बिजली विभाग में घाटा चला है। उपकरण और बिजली का उपभोग सरकारी विभागों में और अधिकारियों के रेजिडेंसों पर होता है, और बिल आता है वो ना के बराबर, और वो भी सही समय पर नहीं दिया जाता। इसी तरह बिजली विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से उद्योगपतियों के यहाँ उद्योग में जितना बिजली का उपयोग होता है उसका 1/4 बिल वो नहीं चुकाते हैं। इसकी मुख्य वजह ये 2 ही कारण हैं जिनकी वजह से विभाग घाटे में जा रहा है। तो राजनीतिक पार्टियां चुनावी वादे करती हैं कि हम बिजली का बिल कम करेंगे, और सत्ता में आने के बाद में वो इस काम को करते हैं। इसकी वजह से जो बिजली विभाग है वो घाटे में